बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग में एक तो सबसे पहले इमरान खान के ट्वीट का जिक्र करते हैं, क्योंकि कल आपको खबर दी थी कि 600 के करीब लोग हैं जिनका नो फ्लाई लिस्ट में हुकूमत की तरफ से नाम दे दिया गया कि वो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क सफ़र ना कर सकें। उसका जवाब इमरान खान ने ट्वीट के ज़रिए दिया और इमरान खान ने कहा है दैट आई वॉन्ट टू थैंक द गवर्नमेंट फॉर पुटिंग माई नेम ऑन द ECL एज आई हैव नो प्लान्स टू ट्रैवल अब्रॉड। यानी कि मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम ECL पे डाला है, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं बाहर बैरून मुल्क सफ़र करूँ। बिकॉज आई नीदर हैव एनी प्रॉपर्टीज़ और बिजनेसेस अब्रॉड नॉर इवन अ बैंक अकाउंट आउटसाइड द कंट्री। क्योंकि ना तो मेरे कोई जायदादें हैं बाहर बैरून मुल्क और ना ही कोई कारोबार है, और एक बैंक अकाउंट तक भी मेरा मुल्क से बाहर नहीं है। इफ़ एंड व्हेन आई डू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ हॉलीडे, अगर मुझे कभी जब भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिला छुट्टियां मनाने का, तो वो इट विल बी इन आवर नॉर्दर्न माउंटेन्स, माय फेवरेट प्लेस ऑन अर्थ। तो वो मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जो है पहाड़ों में जाके मनाऊंगा, जो पूरी दुनिया में मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। तो इमरान खान साहब का मोरल तो है। इमरान खान साहब ने जिस तरह से ये ट्वीट किया और जो जवाब दिया है ECL का, मैं समझता हूँ कि जितनी भी कार्रवाई हुकूमत ने की थी और उनको डराने की जो कोशिश की थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 600 से ऊपर लोगों के नाम बताए जा रहे थे कि उसमें डाल दिए गए हैं। सर फहरिस्त इमरान खान का नाम था। तो जवाब में उन्होंने कहा है कि मैं तो मुल्क से बाहर जाना ही नहीं चाहता, और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरा नाम ECL में डाल दिया है, और अगर कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिला छुट्टी मनाने का, तो मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जाऊँगा। अच्छा, ये तो खान साहब का रिप्लाई है जो कि दबंग है। दूसरी तरफ ख़बर ये भी है, इसी की एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 186 और लोग हैं, रहनुमा हैं, वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, रहनुमा ज़्यादातर, जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में ऐड कर दिया गया। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट का भी अपना एक कानून है। एक कानून के तहत लोगों के नाम ECL में डाले जाते हैं, लेकिन बहरहाल अभी क्या उस कानून की बात करनी। कानून तो फिर कानून होता है, वो तो किताबों में होता है। वो तो फिर जज साहिबान भी आजकल तो आपको पता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी हमारे फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, फिर वो आप दीदा भी हो रहे हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के मशवरे भी दे रहे हैं। तो अब इन हालात में जब जज ही ऐसे मशवरे देना शुरू कर दें और जब चीफ जस्टिस ही अपनी साख बचाने में लगे हों, तो फिर कानून का हवाला देना मेरे ख्याल में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है इस वक्त कि मैं आपको बताऊँ कि ECL का क्या कानून है। लेकिन बहरहाल ये एक और ख़बर है कि 186 लोग जो हैं उनका नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। अच्छा, आगे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज की जो विकटें गिरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो तो टूट फूट का सिलसिला पिछले काफ़ी दिनों में, उसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मतलब कि एक्सपेक्टेड था, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो फिरदौस साहिबा को तो मेरे ख्याल में शायद बहुत पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी भी, तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं थी। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि वो ऐसी ही PTI में थी जैसे बैरिस्टर फ़रोग नसीम थे, और वो लॉ मिनिस्टर बन गए थे। और मैंने इस बात पे इमरान खान पे इतनी तनकीद की हुई है इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जब बैरिस्टर फ़रोग नसीम को इन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया है, क्योंकि मैं ये कहता था कि खान साहब का जो नज़रिया है, जो उन्होंने कहा था कि जी अदालतें ठीक कर दो, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी पाकिस्तान में अगर इंसाफ को हम इंश्योर कर लेंगे, तो वो ज़िम्मेदारी इवेंचुअली आपने अपने इत्तेहादियों को सौंप दी है। लॉ मिनिस्टर, यानी कि फ़रोग नसीम साहब MQM का हिस्सा थे, उसमें से वो आए थे, उनको आपने लॉ मिनिस्टर बना दिया। और फ़रोग नसीम जो हैं, ही वॉज नेवर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वो कभी हिस्सा ही नहीं थे। तो जो सबसे अहम तरीन ज़िम्मेदारी थी, जो गोल था, जो नारा लगाया था इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, वो जो कहते हैं कि तकरीबन 22 साल का मेरा स्ट्रगल था, तो उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फ़रोग नसीम साहब, तो फ़रोग नसीम साहब कभी PTI का हिस्सा थे नहीं। फ़रोग नसीम साहब जहाँ से आए थे वो वहीं पे उनकी वफ़ादारी थी और उनकी लॉयल्टी। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थी। और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है जी कि बड़ा गलत कल्चर डेवलप हुआ है और मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और पार्टी छोड़ने का ऐलान करती हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड था, फिरदौस आशिक अवान ने नहीं करना था तो फिर किसने करना था ये, इन हालात में जब असद उमर छोड़ गया, जब कल मलिका बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली, जब मुसर्रत जमशेद चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली, फवाद चौधरी पहले ट्वीट कर चुके हैं, खैर फवाद चौधरी और सियासी जमातों में रह चुके हैं बहरहाल, तो फिर फिरदौस साहिबा का तो सियासी बैकग्राउंड आपको पता है और ये वो लोग हैं जो कि सियासत करते हैं,
पोजीशंस लेने के लिए, पावर, इक़्तिदार, सीट, कुर्सी लेने के लिए, तो वो जिधर चढ़ता सूरज नज़र आ रहा हो, ये अक्सर फसली बटेरे उधर परवाज़ कर जाते हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई धचके वाली बात है नहीं। एक कासिम खान साहब हैं, साबिक सूबाई मुशीर रह चुके हैं KPK में, उन्होंने आज PTI छोड़ने का ऐलान किया है। तो ये तो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज की जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। वो क्या है? वो ये है कि शेख रशीद साहब ने एक पिटिशन दाखिल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई की है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। और वो पिटिशन में उन्होंने कहा था कि ये जो निगरान सेटअप है पंजाब में, ये 90 दिन से ऊपर गैर आइनी हो चुका हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब ये मज़ीद ऑपरेट कर नहीं सकता, तो इसको काम करने से रोका जाए। अगर आपको याद हो तो तकरीबन 1 महीना पहले मैंने जब वीलॉग किया था तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे 14 मई को इंतखाबात नहीं होते और वफाकी हुकूमत फ़ंड्स इशू नहीं करती है और इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता, फाल नहीं होता, तो इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि ये निगरान सेटअप्स 90 रोज़ गुजर जाने के बाद गैर आइनी हो चुके हैं, तो इनको काम करने से रोका जाए। और अगर उनको काम करने से रोकने का कोई हुक्म अदालत सादर कर देती है तो फिर PDM के लिए सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाएगी। और बिकॉज निगरान सेटअप को काम करने से रोक दे, फिर देन देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस इन द कंट्री और एटलीस्ट इन द 2 प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री। तो वो पिटिशन जो दाखिल हुई थी उसकी समाअत भी हुई है और समाअत होने के बाद उसको समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया गया, एडमिट कर लिया गया। ये इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जब कोई पिटिशन एडमिट होती है तो अदालत इस बात का इदराक करती है कि अपेरेंटली ये एक संजीदा मामला है, संजीदा केस है और इसके अंदर सब्सटेंस मौजूद है और ये सॉलिड सब्सटेंस है और इस वजह से इसको आगे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो अदालत को इसके अंदर संजीदगी नज़र आ रही है, कोई सब्सटेंस, कोई लीगल आर्गूमेंट में जान नज़र आ रही है, जो उन्होंने पिटिशन को एडमिट किया है, समाअत के लिए मंजूर किया बाकायदा तौर पे और नोटिस कर दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नर को भी नोटिस हो चुके हैं इस पिटिशन में। और अगली जो इसकी तारीख़ है वो 6 जून है, 6 जून 2023। तो अगर यहाँ पर लीगल बैटल जो है, वैसे तो अदालतों में जो सूरत हाल है, मैं वीलॉग के शुरू में कह चुका हूँ कि वो अच्छी नहीं है। अदालतें खुद कह रही हैं कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालतें खुद कह रही हैं कि हम बंदों को रिहा करते हैं वो दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं, अदालतें खुद बंदों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के मशवरे भी दे रही हैं। लेकिन एट दी एंड, और फिर अदालत उज़्मा जो है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। वो 14 मई की जो उन्होंने डेट दी थी इलेक्शंस के हवाले से, उसको नहीं माना गया। उसके बावजूद अभी तक कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का दूर दूर तक इम्कान ही नज़र नहीं आ रहा, बल्कि नज़रसानी पिटिशन के ऊपर वो लगे हुए हैं। ऑडियो लीक्स के ऊपर एक कमीशन बना दिया हुकूमत ने, वो उसके ऊपर बेंच बना था आज ऑडियो लीक्स के हवाले से, 5 रुकनी बेंच था जिसको चीफ जस्टिस खुद हेड कर रहे थे। उसमें उस समाअत हो चुकी है, आर्गूमेंट सुन लिया, फैसला महफूज हो गया। तो अब वो कमीशन के ज़रिए, जुडिशल कमीशन के ज़रिए, तौहीन पार्लियामेंट एक्ट के ज़रिए और सियासी मैदान और अखाड़े में जजेस को PDM ने बहुत टारगेट किया है। और वो जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, या वो जो 3-2 वाला बेंच था, वो तो अपनी साख बचाने के लिए मसरूफ़ है और उसमें सरगर्म है। तो उनको तो बहुत सारी हो। और फिर उसके बाद जब वो आगे केस की हेयरिंग आई थी तो PDM वाले पूरा एक जुलूस लेकर पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट के आते के बाहर और कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें की थी। और मरीम नवाज़ ने कहा था कि इस्तीफ़ा दो उमर अताब बंदियाल और तनख्वाहें वापस करो और मरात वापस करो और हम इधर ही बैठ जाएंगे और धरना देंगे। वो तो फिर डेट डाल दी थी तकरीबन कोई हफ्ते 9 दिन की चीफ जस्टिस ने। उसके बाद उन लोगों को वापस जाना पड़ा क्योंकि धरना देना भी तो कोई आसान नहीं होता। तो अदालतों को तो ख़ुद बड़ी मुश्किलात का सामना है और उन मुश्किलात में वो अपनी बेबसी और लाचारी का इजहार भी कर रही हैं। लेकिन दोबारा अगर उम्मीद है तो वो अदालतों से ही है। अब वो किस हद तक पूरी होगी वो एक अलग बात है। लेकिन जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने आज ये समाअत के लिए मंजूर की है पिटिशन के, निगरान सेटअप जो हैं वो 90 दिन गुजर जाने के बाद गैर आइनी हो चुके हैं और ये काम नहीं कर सकते और ये जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं गैर कानूनी है। इसके ऊपर अगर लाहौर हाई कोर्ट कोई फ़ैसला दे देता है ऐसा कि ये गैर आइनी है, इनको काम करने से फौरी तौर पर रोका जाए,
तो फिर मामला इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और इलेक्शन की तरफ वैसे मैं आपको ये बताऊं कि पीडीएम की अब जो मुझे स्ट्रैटेजी हिकमत अमली नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि वो अब ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे पुरसकून हैं, खुश हैं कि पीटीआई को जितना नुकसान सियासी तौर पर पहुंचा सकते थे वो पहुंचा चुके हैं, लोग उनके टूट चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, ऑप्टिक्स बदल चुके हैं। वो जो एक बात है कि जी पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट है, इमरान खान का, वो जिसको भी टिकट देगा वो इलेक्शन जीत जाएगा, उस तासुर में किस हद तक जान है, जान तो अपेरेंटली मुझे लगती है, लेकिन जो ऑप्टिक्स तब्दील हुए ना, मिसाल के तौर पे असद उमर का पीटीआई से मुस्ताफ़ी होना, फवाद चौधरी का होना, मलिका बुखारी का होना, मुसर्रत जमशेद चीमा का होना, आमिर कियानी का होना, इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं, आपको पता है। मैंने कल के वीलॉग में वो पूरी नामों की कोई 50 नामों की लिस्ट पढ़ के आपको बताई थी कि नोटेबल्स में से कौन कौन जा चुके हैं, जो पहले पार्लियामेंटेरियंस भी रह चुके हैं या एडवाइज़र या मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उससे अब ऑप्टिक्स तब्दील हो गए हैं। तो जब ऑप्टिक्स तब्दील होते हैं तो धांधली की गुंजाइश का जवाज़ भी पैदा हो जाता है, ये उसकी गुंजाइश पैदा, उसको फिर आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखिए जी, ये लोग छोड़ गए थे इस वजह से इमरान खान हारा है। पहले तो इमरान खान को हराना नामुमकिनात में से लग रहा था ना, कि जब पार्टी इंटैक्ट थी और पॉपुलर थी। तो अब पॉपुलैरिटी तो इमरान खान की अपनी जगह पे मैसेज में मौजूद है और होगी, और वोट बैंक उनका अपना एक नज़रिए का, पार्टी का है। लेकिन क्योंकि ये लोग इलेक्टेबल्स छोड़ गए हैं तो इसमें अब जारी बात है कि उस चीज़ का फ़ायदा पीडीएम भरपूर उठाने की कोशिश करेगी। और धांधली तो पाकिस्तान के हर इलेक्शन में इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि होती रही है। तो आने वाले इलेक्शन धांधली से पाक क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब हर इलेक्शन के ऊपर लगते रहे हैं इल्ज़ाम, तो जब इस हद तक बातें हो रही हैं कि गिरफ्तारियां कर दो और फिर तब तक रिलीज़ ना करो जब तक पार्टी नहीं छोड़ते हैं, तो डू यू रियली थिंक इज़ दिस नॉट अ फॉर्म ऑफ प्री पोल रिगिंग ऑल्सो, कि जिसको जो पार्टी नहीं छोड़ता उसको आप कर देते हैं जी अंदर, और जो पार्टी छोड़ता है उसको आप कर देते हैं रिहा। तो ये भी क्वालिफाई कर सकता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर गौर करे। जो उनका काम है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 218 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं नंबर चेक करके आपको बता दूंगा, लेकिन उसमें उनका काम है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है। और ये जो कुछ हो रहा है, बाकी बातें आप छोड़ दें, अगर ये दबाव में हो रहा है तो फिर ये प्री पोल रिगिंग की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, ठीक है। तो वो रिगिंग अगर प्री पोल हो रही है तो पोस्ट पोल भी हो सकती है। तो ये सारी बात, तो अब क्योंकि वो गुंजाइश, एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, एक डेंट लग चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, तो अब ये ऐन मुमकिन है कि पीडीएम जो है वो इलेक्शंस की तरफ चली जाए। और इलेक्शंस की तरफ, और एक और जो मेरी असेसमेंट है और ज़राए से जो हमारे पास ख़बरें वगैरह आती रहती हैं, वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, उनको पीपल्स पार्टी में अकोमोडेट किया जाएगा। यानी कि प्लान ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बने। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप आने वाले दिनों में उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते हुए देखेंगे। तो ये सूरत हाल है जी। और इस सारी सूरत हाल में जहांगीर खान तरीन साहब भी एक्टिव हो गए हैं और ज़राए हमें ये बताते हैं कि उन्होंने नई सियासी जमात बनाने का फ़ैसला कर लिया है और पेट्रन इन चीफ वो ख़ुद होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज़ रहनुमा जो हैं वो उनकी जमात का हिस्सा भी होंगे। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान से अहम सियासी ख़ानदान उनकी जमात में शामिल होंगे। और कराची, सिंध, KPK और बलूचिस्तान से भी कुछ लोगों ने उनसे रब्ते किए हैं, उन्होंने लोगों से रब्ते किए हैं। तो जहांगीर तरीन साहब का भी जो गिला शिकवा था इमरान खान से उनके दौरे हुकूमत में होते हुए, मेरे ख़्याल में अब वो स्कोर सेटल करने की सियासी तौर पे वो कोशिश करेंगे और शुरू भी हो चुके हैं। और ये सूरत हाल है। और आखिरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि अभी इस वीलॉग में तो मैं, क्योंकि अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, लेकिन ख़बर ये आ रही है कि अब्दुल कादिर पटेल वज़ीर सेहत जो हैं वो इमरान खान के हवाले से एक भरपूर इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। अब वो किस हद तक मुस्तनिद हैं वो एक अलहदा बहस है, और हुकूमत की जो नीयत है वो सबके सामने है। तो ये वीलॉग में इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।